Hello everyone, myself Shweta. Today is my second video of Indian Contract Law 1872. आज के वीडियो में मैं टॉपिक जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो कल वाला जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इंट्रोडक्शन क्या है, हमने प्री इंडिपेंडेंस में क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कैसे आया था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जैसे कि इकोनॉमिक टर्म्स आया, लीगल फ्रेमवर्क होना एक इम्पॉर्टेंट होता है, और एक पार्टीज को प्रोटेक्शंस मिलता है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किए थे प्रीवियस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड कब माना जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैं हम डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, बिकॉज हमारे एग्जाम में डेफिनेशन बोले तो एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। आप कितनी भी इधर उधर की बातें लिख दो, लेकिन आपके जो पेपर में आंसर शीट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो वो एक लाइन में मैं वो एक लाइन में आपको रीड करूंगी, वही आपको एज इट इज लिखना रहेगा। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H के इसमें आता है। सो ये डेफिनेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, an agreement and enforceable by law. This means that for contract to exist there must be an agreement between two parties and this agreement must be legal binding. तो ये जो लाइन है वो एक रीड करने में तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2H में आता है। ये जो एग्रीमेंट कोई पार्टी के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट का भी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट का बता रही हूँ। एग्रीमेंट जब भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसमें लीगली टर्म के बारे में कुछ बातें नहीं हुई हैं, ओनली एग्रीमेंट हुआ है, ऑफर हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, कंसिडरेशन भी हुआ है, एग्रीमेंट बन गया। बट उसके बाद में वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ के द्वारा इन्फोर्स होगा, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब सेम, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी एंड एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल बाइंडिंग। एक लीगल टर्म और लीगल बाइंडिंग होना जरूरी रहता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये हमारा मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है। सेकंड, हम एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एग्रीमेंट एंड ऑफर क्या होता है, सेम जैसे मैंने बताया, एग्रीमेंट का डेफिनेशन हम पहले देखेंगे क्या होता है एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज फॉर्म व्हेन वन पार्टी मेक अ प्रपोजल और ऑफर टू अनदर पार्टी। जब एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए वन पार्टी प्रपोजल बनाती है या फिर ऑफर करती है दूसरी पार्टी को, एंड दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड। ऑफर किया, वो ऑफर एक्सेप्ट किया सेकेंड पार्टी ने, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कम्स अंडर सेक्शन 2E में आता है। एंड एग्रीमेंट इज डिफाइंड, जो कि डेफिनेशन है, एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other. Okay, and next is come offer. अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे एग्रीमेंट के बारे में, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल, जैसे पेन वाले एग्जांपल हम लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, एक छोटे से एग्जांपल में आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ए पार्टी ने बी पार्टी को ऑफर किया कि मैं तुमको यह पेन सेल आउट करना चाहता हूँ। ए वाली पार्टी ने मतलब ऑफर रखा, प्रपोजल रखा बी पार्टी को। ओके, सो बी पार्टी ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी बी पार्टी ने सुना हाँ सामने वाला पर्सन मुझे सेल कर रहा है
पेन, और ए पार्टी ने फिर बोला कि मैं ये पेन 10 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। जो 10 रुपीज है वो एक कंसिडरेशन हो गया जो कि एग्रीमेंट का पार्ट होता है 10 रुपीज में। और बी पार्टी ने सुना हाँ 10 रुपीज में, तो बी पार्टी ने जो ये पेन 10 रुपीज में ए पार्टी सेल कर रही है एक्सेप्ट कर लिया, यस मैं रेडी हूँ 10 रुपीज में आपका पेन परचेस करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट हो गया पूरी तरह से। तो एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस, ये एक एग्रीमेंट हो गया। सेम एग्रीमेंट पे जब भी क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अभी हम लोग एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इज ऑफर। ऑफर क्या होता है? एन ऑफर और प्रपोजल भी हम लोग बोल सकते हैं, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ए में। यह ऑफर का डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view of obtaining assent of that other such abstains. It means इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन है उसने एक सिग्निफिकेंस दिखाया, अपनी विलिंगनेस दिखाई बी पर्सन को कि मतलब मैं ये 10 रुपीज का नहीं, मैं पेन सेल करना चाहता हूँ। वो अपनी एक इच्छा जताई बी पर्सन को, तो क्या हो गया उसने ऑफर किया दूसरे वाले पर्सन को, तो और सामने वाले पर्सन ने असेंट किया, यस, तो ये एक ऑफर हो गया। एंड ऑफर कैन भी स्पेसिफिक भी हो सकता है, मेड ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, या ग्रुप के सामने भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक पर्सन एक ही से बात करेगा। नॉर्मल ऑफर जो पर्सन है ऑफर कर सकता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि ए पार्टी, अगर कोई एक पर्सन बोलता है हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यह पेन सेल करना है, सामने वाला पर्सन कभी कभी एक भी हो सकता है, नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, तो वो एक ऑफर हो गया, प्रपोजल हो गया, जो कि वो अंडर सेक्शन ए में आता है। ये सारी चीजें आपको समझनी है और वो अपने एग्जाम में आपको राइट डाउन करनी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो, तो लेकिन सेक्शन लिखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप सेक्शन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सेक्शन और जिसके पार्ट रहते हैं वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर रहता है अगर आपने रॉन्ग सेक्शन लिखा तो उसका अटेंशन जाएगा। इससे बेटर है अगर आपको आ रहा है, आप श्योर हैं तो सेक्शन लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखेंगे उतने मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन आप सेक्शन के साथ में लिखते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। तो ट्राई करिए आपके एग्जाम में सेक्शन लिखने की, क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो एलएलबी में हम सेक्शंस और जो पार्ट्स रहते हैं, रूल्स एंड ऑर्डर, वो सारी चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है। प्रैक्टिकली आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स को, इफ यू वांट देन यू जस्ट राइट डाउन सेक्शन ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट हम अभी नेक्स्ट इसमें जाते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अकर व्हेन ऑफरी सिग्निफाइज their assent to the offer. It must absolute, unqualified and it should be communicated to the offerer. इसका मतलब जो डेफिनेशन है ऑफ कोई पर्सन है उसने ऑफर किया है, जो ऑफर करता है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, जिसने मतलब जो बी वाला पर्सन है उसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं। तो वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, असेंट टू द ऑफर, पता चलना चाहिए कि ए वाले पर्सन ने मतलब ऑफर किया है और क्या किया है। इट शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent, signifies the assent, the proposal is said to be accepted। तो ये एक डेफिनेशन हो गया एक्सेप्टेंस का। एंड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी आते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस भी होता है, जैसे वर्ड के फॉर्म में भी आता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। ओके,
एंड देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो भी एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने ऑफर कर दिया, सब कुछ हो गया, जो बी वाला पर्सन है उसने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। इट शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। जो ऑफर कर रहा है उसको पता चलना चाहिए कि वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, तभी हम लोग इसको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मानेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। सेकेंड, जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो intention to create a legal relation for a contract to be the valid, it's a party must be intent create a legal relation। लीगल रिलेशन में क्रिएट करना भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है। इट मीन्स दे मस्ट इंटेंट इंटर इनटू लीगली बाइंड अग्रीमेंट दैट कैन बी एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। सोशल और डोमेस्टिक भी एग्रीमेंट्स होते हैं। सच एग्रीमेंट्स बिटवीन फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के इसमें भी हो जाते हैं। सोशल वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली प्रिज्यूम नॉट क्रिएट अ लीगल क्रिएशन। जो जैसे सोशल और फ्रेंड के साथ में जो भी एग्रीमेंट्स जो बनते हैं वो लीगली नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्लियर एविडेंस टू कॉन्ट्रैरी, पूरा एविडेंस वगैरह भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जब भी बना रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज अ कंसिडरेशन। व्हाट इज अ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है, कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D में आता है। क्या होता है? व्हेन द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और any other person has to done or abstain from doing or abstain from doing promising, to do, abstain from doing something। it means जो भी जो पर्सन डिजायर कर रहा है उसने प्रॉमिस किया है कि मतलब मुझे कोई भी चीज सेल आउट करना है, उसको उसका कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए पार्टी ने बोला कि मुझे पेन सेल आउट करना है, लेकिन उसने कुछ कंसिडरेशन तो बोला ही नहीं है, सेल आउट करना है। सामने वाला पर्सन ने पूछा नहीं कि मतलब कभी कभी पूछ लिया, कभी नहीं पूछा कि कितने में सेल आउट करेंगे, उसने कुछ कॉमर्शियल बात ही नहीं की है, तो वो कंसिडरेशन में इट शुड बी मस्ट इन कॉमर्शियल रिलेटेड कंसिडरेशन होना जरूरी रहता है, तभी ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट एसेंशियल कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग वैल्यू में होना चाहिए, आई ऑफ द लॉ। ये एक वैल्यूएबल आई ऑफ लॉ का होता है। जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन उसमें कंसिडरेशन ही नहीं, कॉमर्शियल बात ही नहीं हुई है तो पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं बना। हम कोई भी एग्रीमेंट करने जाते हैं तो उस पर पैसे से रिलेटेड बात होती है, कॉमर्शियल रिलेटेड, तो इट शुड बी इंक्लूड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज फॉर अबाउट एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज द एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो आप सभी लोग ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने बताए वो पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो केस लॉ रहता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंसिडरेशन में हम अगर बेयर एक्ट्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे, केस लॉ मिलेंगे, वो आपको बुक से रीड करना पड़ेगा, वो केस लॉ पुट कर सकते हो। जैसे कंसिडरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आगे आगे अदर केस लॉज मिलेंगे वो आप पुट करेंगे तो और भी अच्छे फिर आपको आउटपुट्स मिलेंगे। ओके, सो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्री कंसेंट। इसमें एक टॉपिक होता है कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें सब तो हो गया, ए पार्टी ने बी पार्टी को ऑफर किया, ऑफर करने के बाद में कंसिडरेशन रखी, फिर उसके बाद में एक्सेप्टेंस मिल गया, कम्युनिकेशन हो गया, देन उसके बाद में क्या लीगल बातें हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो बातें हुई है उसका फ्री कंसेंट क्या था, किससे बात हुई है, जो पर्सन से बात हुई है वो कैपेबल था, वो पर्सन एलिजिबल था कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक, क्या वो सही पर्सन, सही मतलब जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो किस कंडीशन में बनाया है कॉन्ट्रैक्ट, कहीं उससे जबरदस्ती तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है,
ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ये जो टॉपिक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज अ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट कम्स अंडर सेक्शन 14 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Okay, the consent said to be free when it is not caused by coercion, under influence, fraud, mispresentation और mistakes. ये सारे points जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं तब वो फ्री कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी voidable ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई, जैसे मैंने अभी बताया, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, ये सारी चीजें अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है पार्टी के द्वारा। यह एक मतलब इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो एलिमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स कम्स इनटू फ्री कंसेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जैसे कि फॉर कंसेंट टू बी फ्री इट मस्ट बी गिवन वॉलंटरी, इट मीन्स विदाउट एनी प्रेशर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए। नोइंगली आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए विथ फुल नॉलेज ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी है, फैक्ट से रिलेटेड। नोइंगली पॉइंट्स आता है। इंटेंशनली आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं विथ क्लियर इंटेंशन टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप पूरी तरह से क्लियर इंटेंशन से एंटर होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट। तो ये अपना हो गया पॉइंट्स विच इज कम्स इनटू फ्री कंसेंट। तो फर्स्ट जो हमने कंडीशन अभी बताई थी फ्री कंसेंट में, कोरिजन, जो कोरिजन रहता है वो अंडर सेक्शन 15 में आता है। 14 जो है 14 फ्री कंसेंट का जो सेक्शन 14 हो गया और ये 15 है वो कोरिजन। कोरिजन मतलब क्या होता है? इट शुड बी कमिटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट थ्रेटिंग यूजिंग द फोर्स एंड कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्शन फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड एंड अनलॉफुल डिटेंशन थ्रेटिंग एनी प्रॉपर्टी। इट मीन्स मतलब किसी प्रेशर से उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टी को। तो वो कोरिजन हो गया जो कि सेक्शन 15 में आता है। सेकेंड पार्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इट मीन्स ये सेक्शन अंडर सेक्शन 16 में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीजें अगर आप सेक्शन के साथ में पुट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके आंसर शीट में। तो जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस अकर व्हेन वन पार्टी इज एबल टू डोमिनेटेड विलिंग टू अनदर पार्टी एंड यूज अ पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, दिस मे बी हैपन। जैसे कोई भी पार्टी को अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि इससे आपको फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में फायदा जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है उसको होगा, तो ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ, एक जबरदस्ती वाला हो गया। जैसे कि वेयर वन पार्टी होल्ड रियल एपिरेंट अथॉरिटी ओवर टू अदर। ओके, एंड जैसे ट्रस्टीज हो गया, बेनिफिशरी, ये सारी चीजें की वजह से कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है तो वो अगर पॉइंट इन्वॉल्व होता है तो ये फ्री कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एंड देन फ्रॉड, फ्रॉड इट अंडर कम्स इनटू 17 सेक्शन 17 में आता है। जैसे कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट देके फॉल्स कि आप इस पे बिलीव कर दो, ट्रस्ट कर लो कि मतलब हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो एक फ्रॉड हो गया इस तरह से। एंड अचीव द फैक्ट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट कम्स इनटू मिस रिप्रेजेंटेशन। सो मिस प्रेजेंटेशन मतलब कोई भी चीज आपने प्रेजेंट तो की लेकिन एक्चुअल में बाद में वो दूसरी हो गई। मिस प्रेजेंटेशन इट्स कम्स अंडर 18 में आता है।
जैसे मिस प्रेजेंटेशन में अनइंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट देके इट फैक्ट मेड अ वन पार्टी इंड्यूस टू अनदर पार्टी इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रेस में कोई पर्सन जाता है, ए पार्टी बोलती है कि ये जो हॉर्स है वो हॉर्स अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा रेसिंग में, लेकिन जब भी बी पार्टी ये परचेस कर लेती है, वहां पे जाती है, वो पर्सन को इंटेंशनली मालूम मेरा जो हॉर्स है वो मतलब थोड़ा उसमें डिफेक्टिव है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट स्टिल उसने वो प्रेजेंट करके दूसरा हॉर्स प्रेजेंट करके जो एक्चुअल वाला दे दिया हॉर्स को। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, सामने वाले के साथ में फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट किया, तो विच अंडर कम्स इनटू द सेक्शन 18 मिस प्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का जो पॉइंट है ये भी फ्री कंसेंट में आता है, सेक्शन 20, 21 एंड 22। जैसे मिस्टेक्स होते हैं, कुछ मिस्टेक फैक्ट के हिसाब से होते हैं, कुछ मिस्टेक होते हैं वो लॉ के हिसाब से होता है। जैसे अंडर सेक्शन 20 और 21 विच इज फैक्ट रिलेटेड मिस्टेक। जैसे ए पार्टी है और बी पार्टी है, दोनों में से कोई भी अगर फैक्ट में मिस्टेक करता है, फैक्ट भूल जाता है, तो वो एक कैसे होता है कि एग्रीमेंट में वो चल जाता है, फैक्ट भूल गए। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम देते हैं, ए पार्टी बी पार्टी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसने बोला कि मतलब बात करते करते उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भूल के चला गया बी पार्टी, तो वो कैसे कि वो फैक्ट था वो भूल गया, लेकिन ये हमारा जो सेक्शन 2021 में आता है फैक्ट मिस्टेक, और सेकेंड आता है लॉ एंड एग्रीमेंट। इट कम्स इनटू अंडर सेक्शन 22। एन एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज अ कॉज बाय मिस्टेक एनी लॉ फोर्स इन इंडिया। मतलब ये कैसा कि लॉ में मिस्टेक होना ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई पर्सन है रोड पे अपना बाइक या फिर गाड़ी चला रहा है, सामने पुलिस वाले ने उसकी जो गाड़ी है उसको अप्रोच किया, भाई तुमने रूल्स सिग्नल तोड़ा है, तो उस टाइम पे जो पर्सन है वो अगर बोलता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ इंडिया में ये भी मतलब लॉ है, तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से लॉ में मिस्टेक होना नॉट एक्सेप्टेबल, अगर फैक्ट में मिस्टेक हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को जो मैंने आज पॉइंट्स बताए, एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी पॉइंट्स आए वो, और नेक्स्ट फ्री कंसेंट, उसमें आपको थोड़ा एग्जाम में हेल्प होगा। सो मैंने आपको आप सभी लोगों को बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं वो मैं जल्दी अब मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में ऐड करूंगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, जय हिंद।